गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं 91 नंबर तक का लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी गई थी उसके प्रश्न को सॉल्व करके अपलोड कर चुका था। फ्रेंड्स, आप लोग देख करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को और पक्का कर लिए होंगे। आज के वीडियो में 92 नंबर तक का 92 के आगे का प्रश्न को मैं सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, तो सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सब्जेक्ट के कैंडिडेट तैयार हो जाइए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते हुए कमेंट्स जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। साथ ही आप नए कैंडिडेट हैं तो आप बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बेल आइकन दबाने के साथ ही आपकी जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो की सीरीज अपलोड हो रही है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और उनको आप देखकर अपने एग्जाम की तैयारी को और कंफर्म कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए 92 नंबर तक 92 का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रही है, पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन लक्स इन अंडरग्राउंड स्टोइंग एरिया सेल, यानी कि अंडरग्राउंड स्टोइंग एरिया के पास स्टैंडर्ड की इल्यूमिनेशन की जो स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड होगी वो लक्स में क्या होगी। तो ए नंबर 10H, बी नंबर 20H, सी नंबर 30H, डी नंबर 40H, ई नंबर 50H। इस संबंध में जो जीएसआर 804 804 1975 का, साथ ही डीजीएमएस सर्कुलर 36/1969 1969 और सर्कुलर 42/1961 डीजीएमएस द्वारा सर्कुलर दी गई है और जनरल स्टैट्यूटरी रूल द्वारा जो रूल नंबर निकाली गई है 804, उसके तहत स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन बताया गया है। क्या फॉर फर्स्ट डिग्री माइन के लिए 15H लक्स मिनिमम इल्यूमिनेशन की जरूरत है, डन बाय, जिसको हम लोग करते हैं 250 वाट के 4 बल्बों के साथ या 100 वाट के 6 बल्बों के क्लस्टर के साथ, जो कि हमारा जो स्टोइंग एरिया है, स्टोइंग फेस है, वहां से 6 से 7 मीटर की दूरी पर इसको रखनी पड़ती है। तो ये हो गई डिग्री फर्स्ट गैसीय माइंस के लिए। डिग्री सेकंड और थर्ड गैसीय माइंस के लिए हम लोग जो है बल्ब न लेकर के जो कैप लैंप होती है वो 20 के कैप लैंप का समूह तैयार करके, क्लस्टर तैयार करके हम लोग 15 होरिजेंटल जो लक्स है, 15 लक्स का होरिजेंटल लाइट करने की व्यवस्था करते हैं। तो मिनिमम यहां पर पूछा गया है, इसके द्वारा आप यहां पर देखिएगा 15 के नजदीक में कौन सी है। 15 से तो कम आप कर नहीं सकते हैं, 15 से अधिक ही करिएगा जो कि नियर अबाउट हो 20H। तो यहां पर बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आंसर बी को आपने टिक लगा लिया। 93 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहता है, द फ्लेक्सिबल केबल फॉर पोर्टेबल एपरेटस शैल बी कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। जो फ्लेक्सिबल केबल होती है, जो एसडीएल एलएसडी में इस्तेमाल की जाती है, कंटिन्यूअस मैनर या सीरन में इस्तेमाल की जाती है या अन्य एचईएमएम इक्विपमेंट में इस्तेमाल की जाती है, वो पोर्टेबल एपरेटस के लिए ध्यान रखना है कि पोर्टेबल एपरेटस ऐसा एपरेटस होता है जो एक जगह घूमते हुए काम करता है, यानी कि घूमता भी है और काम करता भी है। तो ऐसा एपरेटस जो है पोर्टेबल एपरेटस कहलाता है। शैल बी कवर्ड, जो कवर्ड रहती है केबल विथ इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड रहती है। काहे के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड करते हैं उसको, ये पूछा जा रहा है। तो ए नंबर में एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन के लिए, तो एक्सीडेंट अगर हो जाती है तो वो डिस्कनेक्ट कर देती है, ऐसा के लिए नहीं बाबा, ये ऐसा नहीं करने के लिए करते हैं। शॉक के लिए, शॉक से प्रिवेंट कर प्रोटेक्ट करती है, तो शॉक से प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन हमको यहां पर जो स्टेच्यूट में दिया गया है, जो रेगुलेशन 107 जो CEAR सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो रेगुलेशन है 107 का 1 नंबर में, उसमें कहा है 2010 का, उसको मैं पीटीओ में नेक्स्ट पेज में दिखाया हूं कि काहे के लिए किया गया है। तो ट्रांसमिशन अलोंग विथ द एपरेटस के साथ ट्रांसमिशन को प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल इंजरी के लिए, तो हाँ मैकेनिकल इंजरी के लिए ही लिखी गई है 1 नंबर के शब रेगुलेशन में, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। तो ये सभी चीजें तो जो है सो है, लेकिन मैकेनिकल इंजरी के संबंध में यहां पर बताया गया है कि मैकेनिकल चोट से बचाने के लिए ही केबल को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर की जाती है। देखिए यहां पर कट पेस्ट करके मैं 1 नंबर फ्लेक्सिबल केबल जो कि रूल नंबर जो आपका 107 है उसको रखा हूं 7। फ्रेंड्स,
क्या कहता है, टू बी यूज्ड फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एप्रेटिस। फ्लेक्सिबल केबल पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल केबल के साथ यूज की जाएगी। मे बी 2 कोर और मल्टी कोर टाइप, जो कि 2 कोर या मल्टी कोर टाइप की होगी। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के इस्तेमाल में होने पर केबल को छोड़कर, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के इस्तेमाल में जो होती है उसको छोड़कर बताया जा रहा है। सेल बी कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, तो इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड होती है। प्रिवेंट डैमेज, डैमेज से बचाने के लिए, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, इसी पर प्रश्न पूछी हुई है। तो ये जो फ्लेक्सिबल केबल है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। आप इसको पढ़ करके आराम से समझिएगा। क्या कहता है, इफ फ्लेक्सिबल मेटेलिक कवरिंग इज यूज्ड, यदि मेटेलिक कवरिंग का उपयोग किया जाता है, मे बी यूज्ड एज एन अर्थिंग कंडक्टर, तो उसको हम अर्थिंग कंडक्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इन कंजक्शन विथ द अर्थिंग कोर, जिसके साथ अर्थिंग कोर लगी हुई रहेगी। यहां पर 2 नंबर में कहता है द फ्लेक्सिबल केबल सेल बी कनेक्टेड टू द एपरेटस बाय प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड कनेक्टर। जो फ्लेक्सिबल केबल होगी वो कनेक्टेड होगी एपरेटस से। जब आप एसडीएल एलएचडी से एपरेटस से कनेक्ट करते हैं फ्लेक्सिबल केबल को, तो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, जो अच्छी तरीके से निर्माण की हुई, जिसको आप पोमेल बोलते हो, कनेक्टर से जोड़ने के काम किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फॉर हाई वोल्टेज मशीन बोल्टेड टाइप कनेक्टर, अब वो कनेक्टर जैसे मैं यहाँ पे पोमेल की बात किया था, तो ये हाई वोल्टेज जो मशीन होगी उसके लिए बोल्टेड टाइप का कनेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। इन एडिशन देयर शैल बी एन एंकर फॉर फास्टेनिंग द केबल, केबल के लिए एंकर का, फास्टेनिंग के लिए एंकर का इस्तेमाल किया जाएगा। वेयर प्लग एंड सॉकेट टाइप अदर देन बोल्टेड टाइप, बोल्टेड टाइप का के अलावा अदर अगर हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, प्लग और सॉकेट टाइप का इस्तेमाल करते हैं, आर यूज्ड देयर शुड बी इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिकली इंटरलॉकिंग होनी चाहिए वो, जब प्लग एंड सॉकेट टाइप का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो 2 टाइप का कनेक्टर यहां पर बात किया गया, एक प्लग एंड सॉकेट टाइप का और एक जो है वोल्टेज टाइप का। तो वोल्टेज टाइप का जो है कनेक्टर हाई वोल्टेज के लिए आपने इस्तेमाल किया, प्लग एंड सॉकेट के लिए जो है आप अन्य के लिए इस्तेमाल किए। तो 3 नंबर में पढ़ते हैं व्हेनेवर द फ्लेक्सिबल केबल इज कनेक्टेड टू द आर्मर्ड केबल, जब भी आप आर्मर्ड केबल से फ्लेक्सिबल केबल को कनेक्टेड करते हैं, देयर शैल बी ए सर्किट ब्रेकर, तो वहां पर एक सर्किट ब्रेकर जरूर रहना चाहिए, जो कि आप गेट इन बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। गेट इन बॉक्स तक जो है आप आर्मर्ड केबल को लाते हो और आर्मर्ड केबल से जो है फ्लेक्सिबल केबल को जोड़ते हो, जो कि सर्किट ब्रेकर का ही काम करती है। ऐसे प्रत्येक ज्वाइंट पर जहां मेन केबल से फ्लेक्सिबल केबल जोड़ा गया हो या स्लाइड सप्लाई के लिए जोड़ा गया हो, वहां आइसोलेटर का उपयोग किया जाएगा, तो वहां पर आइसोलेटर का उपयोग किया ही जाएगा। ये रही आपकी नेक्स्ट जो सब रेगुलेशन है इसके तहत, द फ्लेक्सिबल केबल यूज्ड अंडरग्राउंड शैल बी एग्जामिन्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी शिफ्ट। फ्लेक्सिबल केबल को प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम एक बार एग्जामिन, परीक्षण जरूर करनी है। वेयर यूज्ड बिलो ग्राउंड, अगर अंडरग्राउंड में यूज की जाती है तो मोरेवर इट शैल बी पीरियोडिकली एग्जामिन्ड बाय द ऑथोराइज्ड मशीन ऑपरेटर, समय समय पर ऑथराइज्ड जो मशीन ऑपरेटर होंगे उनके द्वारा भी केबल को जांच करनी है फ्रेंड्स। इफ एनी डिफेक्ट इज फाउंड, यदि कोई भी डिफेक्ट उसमें पाते हैं, इट शैल बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय गुड वन, तो उसको तुरंत अच्छे वाले केबल से रिप्लेस्ड कर देनी है। 5वें नंबर में कहता है इफ द वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन इज मोर देन 250 वोल्ट, यदि ऑपरेशन की वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक है, आप एसडीएल एलएचडी में 550 वोल्ट का इस्तेमाल करते हो, द फ्लेक्सिबल केबल शैल हैव ए फ्लेक्सिबल आर्मिंग, तो उसके ऊपर जो आर्मरिंग होगी फ्लेक्सिबल केबल के ऊपर वो फ्लेक्सिबल आर्मिंग किया हुआ रहेगा, एंड शैल बी कनेक्टेड टू द अर्थ, और वो अर्थ से कनेक्टेड होगी फ्लेक्सिबल आर्मिंग। यहां पर 250 से अधिक वोल्ट के लिए जो आप करते हो उसमें आप इस्तेमाल करते हो फ्लेक्सिबल आर्मिंग। लेकिन जो हम लोग ड्रिल मशीन जो इस्तेमाल करते हैं, जो 110 125 वोल्ट पर काम करती है, उसमें फ्लेक्सिबल आर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कानून के तहत सब रेगुलेशन 5 ऑफ 107 CEAR 2010 के तहत ड्रिल मशीन में फ्लेक्सिबल आर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसडीएल एलएचडी में जरूरत पड़ेगी, उससे अधिक वाले में जरूरत पड़ेगी। 6 नंबर में आते हैं ऑल मेटेलिक स्क्रीनिंग एंड आर्मरिंग सेल हैव कंडक्टिविटी नॉट लेस देन 25%। जितना भी मेटेलिक स्क्रीनिंग या आर्मरिंग की बात कर रहे हैं, जो 250 से अधिक वोल्ट पर आर्मरिंग की गई रहती है, उसकी कंडक्टिविटी 25% से कम नहीं होगी। किसके 25% से? लार्जेस्ट जो कंडक्टर है उसके 25% से कम नहीं होगी, एंड नेवर लेस देन 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द कॉपर।
तो ये जो इसकी जो होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होगी फ्लेक्सिबल आर्मिंग की। आपने ये देख लिया। फ्लेक्सिबल केबल मोर देन 90 मीटर लॉन्ग शैल नॉट बी यूज्ड विथ पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। तो 90 मीटर तक ही पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल के लिए इस्तेमाल करना है, ये ध्यान में रखनी है। पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल एसडीएल, एसडीएसडी, सीयरर जो हैं, ये सब पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस हैं जो घूमते हुए काम करते हैं। वो सब के लिए 90 मीटर से आप 91 मीटर नहीं कर सकते। विथ फॉलोइंग मशीन्स यूज्ड अंडरग्राउंड लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल शैल नॉट बी मोर देन 250 मीटर। 250 मीटर से अधिक केबल का लंबाई नहीं होनी चाहिए। किस किस उपकरण का, इस पर कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, याद रखना है। लेंथ 7वें नंबर के लिए बताता है। कोल कटिंग मशीन, जो आप कटिंग सीरर की भी बात कर सकते हैं इसमें, या फिर कंटिन्यूस माइनर की बात कर सकते हैं। कटर लोडर्स जिसकी कहा जा रहा है, तो कटर लोडर्स इसी में इस्तेमाल हो जाएंगे, कंटिन्यूस माइनर और क्या जो सीरर हैं उसमें। तो इसके लिए 250 मीटर का केबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 251 मीटर का केबल इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते हैं। एएफसी फॉर लॉन्ग वाल ऑपरेशन, लॉन्ग वाल ऑपरेशन के लिए जो एएफसी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी 250 मीटर का केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर आपके सामने मैं बताता हूं कि जो केबल की लेंथ थी उन्होंने आप देखा लिया, 250 मीटर तक का जो केबल था। यहां तक कि जो 300 मीटर का जो केबल होता है वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही जो है जो अपना बकेट व्हील एक्सवेटर होती है उससे उसका लेंथ जो होती है केबल का 1000 मीटर से तक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जो 11 kV वाली जो रहती है बकेट व्हील एक्सवेटर, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज का, 1000 मीटर तक का लंबाई का। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहां तक कि 300 मीटर तक का जो केबल होता है वो ओपन कास्ट माइन में जो HEMM इस्तेमाल की जाती है उसके लिए हम लोग, जैसे कि ओपन कास्ट माइन में आप सॉवेल डंपर, इलेक्ट्रिक सॉवेल, सॉरी डंपर नहीं, इलेक्ट्रिकल सॉवेल जो इस्तेमाल करते हो या अन्य केबल जो इस्तेमाल करते हो 300 मीटर तक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 11 kV वाला जो बकेट व्हील एक्सवेटर है उसकी लेंथ आप 1000 मीटर तक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रही आपके सामने लेंथ की बात, फ्लेक्सिबल केबल की बात। यहां पर आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर की बात कहा गया है, जिसकी प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रही है 94 में। ये माइन हैज एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ 9000 टन फ्रॉम डिग्री 2 गैसीसिम एंड 9000 टन फ्रॉम डिग्री 3 गैसीसिम। यहां पर कह रहा है माइन का एवरेज मंथली आउटपुट 9000 टन है डिग्री 2 के लिए और डिग्री गैसीसिम के लिए, और 9000 टन है डिग्री 3 गैसीसिम के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर शैल बी, तो सेफ्टी ऑफिसर का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? ए में फर्स्ट क्लास मेजर, बी में सेकंड क्लास मेजर, सी में डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग, डी में कहता है नन ऑफ दिस, ई में कहता है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां पर कोल माइंस रेगुलेशन जो 2017 का 29 का ई नंबर पढ़ना है, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, जो कि आपको सामने मैं यहां पर रखा हूं कि ई नंबर पढ़ना। देखिए क्या कहता है, पहले तो आप ये पढ़ लीजिए मेन हेडिंग जो कहता है क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से पढ़ा जा सके। ये रही आपके सामने स्क्रीन, और बड़ा कर दिया मैं। अब आप मेरे कर्सर के साथ नजर को घुमाइए। इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ विच एक्सीड 5000 टन ऑन or in every open cast mine average monthly material handled which exceed to 20,000 cubic meters। यदि बिलो ग्राउंड माइन में 5000 टन से अधिक प्रोडक्शन हो रही है और 20,000 टन से अधिक 20,000 क्यूबिक मीटर से अधिक ओपन कास्ट में हो रही है, तो मैनेजर शैल बी असिस्टेड इन द वर्क ऑफ प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस। सेफ प्रैक्टिस को प्रमोटिंग करने के लिए माइन में एक सेफ्टी ऑफिसर जो कि होल्डिंग करेंगे फॉलोइंग क्वालिफिकेशन को। तो यहां पर ई नंबर की बात करते हैं। इन द केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइन हैविंग, इन द केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइन हैविंग, इन द केस ऑफ माइन हैविंग बिलो ग्राउंड की बात करते हैं कि ये देखिए, इन द केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइन हैविंग एन एवरेज मंथली आउटपुट इन एक्सेस ऑफ 5000 टन, यानी 5000 टन से अधिक उत्पादन हो रही है, बट नॉट एक्सीडिंग 10,000 टन, लेकिन 10,000 टन से अधिक नहीं हो रही, जो कि प्रश्न में आपको 9,000 टन दिया हुआ है। होल्डर ऑफ ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन ओनली, और डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो 5000 से
अधिक है परंतु 10,000 से अधिक नहीं है, तो उस केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगी या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगी, जो कि ओपन कास्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी, या डिग्री वाली भी हो सकती है, डिप्लोमा वाले भी हो सकते हैं, जो डिप्लोमा या डिग्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड माइनिंग इंजीनियरिंग से किए हुए रहते हैं, तो उनकी भी अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई नंबर में कह चुका है कि 10,000 से अधिक नहीं होने पर 9,000 पर आपको जो है अपॉइंट करनी ही है। लेकिन एक माइंस होनी चाहिए, ध्यान में रखना है कि एक माइंस होनी चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपके सामने देखिए क्या कहता है ये नंबर में कि इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइन हैविंग एवरेज मंथली आउटपुट इज एक्सेस ऑफ 15,000 टन ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट में 15,000 से अधिक अगर उत्पादन हो रहा है तो वहां पर फर्स्ट क्लास चाहिए ही चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट वाला यानी कि नॉट रिस्ट्रिक्टेड वाला होना चाहिए। इन केस ऑफ माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ऑन एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल एक्सेस 50,000 क्यूबिक मीटर, आज 50,000 क्यूबिक मीटर के लिए अधिक हो रहा है उत्पादन, वहां पर मटेरियल हैंडल किया जा रहा है, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइन हैविंग एवरेज मंथली आउटपुट एक्सेस ऑफ 10,000, वहां पर 15,000 से अधिक कहा, यहां पर 10,000 से अधिक कहा, लेकिन वो 15,000 से अधिक नहीं होगी, तो उस केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगी, जो कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी ओपन कास्ट के लिए। सीई में कहता है इन केस ऑफ विथ ओपन कास्ट वर्किंग हैविंग एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल्ड इन एक्सेस ऑफ 20,000 क्यूबिक मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 50,000 क्यूबिक मीटर, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो अगर यहां पर ओपन कास्ट माइंस में आपकी 20,000 से अधिक हो रही है और 50,000 से कम हो रही है, जबकि आपका अंडरग्राउंड की बात कहा है तो 10,000 टन से यहां पर अधिक हो रही है लेकिन 15,000 से अधिक नहीं हो रही है, तो उस केस में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास चाहिए आपको, डिग्री डिप्लोमा नहीं चलेगी। तो इस तरह से जो आपकी क्वेश्चन है उसमें आपको इसको मैं छोटा करके दिखाता हूं कि क्या कहता है। हाँ, इसमें देखिए 9,000 टन फ्रॉम डिग्री 2 और गैसीय सीम और 9,000 टन फ्रॉम डिग्री 3 गैसीय माइन। अगर एक माइन के अंतर्गत ये 9,000 दो सीम है और एक ही सेफ्टी ऑफिसर है, तो उस केस में तो डिग्री सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वाली चलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न जो ऑप्शन दी हुई है डिग्री डिप्लोमा तो नहीं ही चलेगी, डिग्री डिप्लोमा अगर केवल 9,000 है तो उसमें चल जाएगी। तो नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव जो है आपके लिए फिट बैठ रहा है, फर्स्ट क्लास मैनेजर भी चल जाएगा, सेकंड क्लास मैनेजर भी चल जाएगा, डिग्री और डिप्लोमा भी चल जाएगा। लेकिन वही अगर दोनों माइन सेम होते तो केवल डिग्री डिप्लोमा आप नहीं चला सकते थे। तो इस केस में आप जो है आंसर ई को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। तो ये रही 95 नंबर का क्वेश्चन। पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाउ मेनी इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन द सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इफ कैंडिडेट हैज अटेंडेड क्लासेस इन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सर्विंग एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सर्वेइंग प्रैक्टिकल का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सर्वेइंग का क्लास किया हुआ है, अटेंड किया हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो सर्वेयर सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन में अपेयरिंग होनी है तो वो उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितनी की जरूरत पड़ती है, प्रश्न ये पूछ रहा है। ये नंबर में 2 साल, बी नंबर में 4 साल, सी नंबर में 5 साल, डी नंबर में 6 मंथ, ई नंबर में 1 ईयर। देखिए यहाँ पर जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 16 कहता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयर्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यहां देखिए 6 मंथ कहा हुआ है। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट अनलेस ही हैज सेटिस्फाइड द बोर्ड दैट ही हैज हैड नॉट लेस देन 2 year practical experience of serving of a type the board may be specified subject to the condition laid down। तो फील्ड वाले कैंडिडेट के लिए 2 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे कहता है प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड शैल बी रिड्यूस्ड टू 6 month इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु हैज अटेंडेड क्लासेस इन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सर्विंग। आ गई प्रश्न वाली शब्द एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेट डाउन बाय द बाइला। तो बाइला में जो लेट डाउन है उसके द्वारा जो बोर्ड अप्रूव्ड की हुई है ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर वो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल के हम क्लासेस किए हुए हैं तो 6 मंथ एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो ऑप्शन डी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। ऑल इलेक्ट्रिक लैंप इन बिलो ग्राउंड वर्किंग शैल बी। जितने बिलो ग्राउंड में इलेक्ट्रिक लैंप लगे होते हैं वो कैसे होने चाहिए। ए फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर एंड इंक्रीज्ड सेफ टाइप ई
इंट्रिकली सेफ सर्किट नॉट स्पेसिफाइड इन फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर टाइप डी नन ऑफ दी अबव। तो इस संबंध में जो CEAR 2010 का रेगुलेशन 110 का 2 नंबर जो कहता है प्रिकॉशन वेयर गैस रेजिस्ट के अंतर्गत, तो डिग्री सेकंड और थर्ड गैस माइंस में ये 2 नंबर में कहा है उसको देखना है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड डिग्री गैस माइंस में कहता है ऑल इलेक्ट्रिक लैंप शैल बी इनक्लोज्ड इन फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर एनीवेयर इन द माइन। तो इलेक्ट्रिक लैंप जो होगा फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर के होंगे, तो ये फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर तो रहेगा ही रहेगा ए नंबर में, लेकिन इंक्रीज सेफ टाइप ई जो की बात करता है, इंक्रीज सेफ टाइप ई, उसकी डेफिनेशन मैं नेक्स्ट पेज में रखा हूं जिसको आप देख करके समझ सकते हैं। ये देखिए इंट्रिंसिकली सेफ एज अप्लाइड टू, ये इसको नहीं देखना है, इंट्रिंसिकली सेफ की डेफिनेशन आप जानते होंगे। इंक्रीज्ड सेफ्टी टाइप ई की मींस ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग बाय विच एडिशनल मेजर्स आर अप्लाइड सो एज टू गिव इंक्रीज्ड सिक्योरिटी अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव टेम्परेचर एंड ऑफ अकरेंस ऑफ आर्क्स एंड स्पार्क्स इन apparatus which does not produce arc और स्पार्क इन नॉमिनल सर्विस। जब वो नॉमिनल सर्विस का काम करता है तो जो इंक्रीज्ड सेफ्टी टाइप ई जो उपकरण रहेंगे उनके द्वारा जो एक्सेसिव टेम्परेचर अगर हो जाती है या कोई स्पार्क निकलता है या आर्क जो उत्पन्न होती है, तो उसके अंदर इस टाइप का विधि से प्रोटेक्शन किया गया रहता है एडिशनल मेजर लेकर के कि उसके अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डेंजर नहीं उत्पन्न होती है। तो ऐसा जो उपकरण रहेगा इंक्रीज्ड सेफ्टी टाइप ई कहलाएगा, जिसके संबंध में कहा गया है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर को। तो ये ऑप्शन ए को आप टिक लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। 110 का 2 डेफिनेशन के तहत बताया गया है और यहां पर साथ में बताया गया है जो 110 का ही 2 की बात करते हैं उसके तहत बताया गया, और डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिसिटी रूल का डेफिनेशन है उसके तहत बात किया गया है। तो 96 नंबर कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं 96 नंबर कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं 97 पर। इस पर प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, जो 110 के रेगुलेशन है उस पर और पूछे जा सकते हैं। इसको पढ़ करके आराम से समझ लीजिएगा, जिसमें से एक प्रश्न तो बननी ही बननी है। ऑल ऑपरेटर्स शैल बी फ्लेम प्रूफ विद इन द रेंज गिवन बिलो। ये जो फेस से या गोफ से या रिटर्न से 90 मीटर डिग्री सेकंड डेसिमाइंस है, तो वो सभी फ्लेम प्रूफ रहेंगे जितने ऑपरेटर्स रहेंगे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। और डिग्री जो गोफ है, फेस है, डिग्री थर्ड डेसिमाइंस में रिटर्न है, रिटर्न में या रिटर्न में के जितने भी उपकरण रहेंगे या फेस या गोफ के 270 मीटर के अंदर जितने उपकरण रहेंगे वो रहेंगे फ्लेम प्रूफ रहेंगे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। तो ये जो है आपने इस पर प्रश्न तो बननी ही बननी है, तो आएगी एग्जामिनेशन में, आप कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 97 में क्या कहता है? एट एवरी बिलो ग्राउंड माइन ए रेस्क्यू रूम शैल बी एस्टेब्लिश्ड इफ मोर देन डैश डैश 100% आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड एंड देयर आर नो रेस्क्यू स्टेशन विद इन ए 35 किलोमीटर रेडियस। तो ये रेस्क्यू रूम के एस्टेब्लिशमेंट के संबंध में जो रूल नंबर 5 दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्क्यू रूम, उस संबंध में बात करते हैं कि 100 से अधिक आदमी अगर नियोजित है आपके खदान में, 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो वहां पर जो है आप रेस्क्यू रूम एस्टेब्लिश करेंगे। और ये जो रेस्क्यू रूम होगा खान के एंट्रेंस के नजदीक होगा और इसमें पर्याप्त संख्या में अगर इस रेस्क्यू रूम को कई माइंस के लिए आप उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि उसका एम्प्लॉयमेंट 5000 से अधिक नहीं होगी और सभी रूम जो होंगे 35 किलोमीटर के रेडियस में होंगे। और अगर इस रेस्क्यू रूम को आप 5000 से अधिक एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं तो इसमें इनिशियल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी और वो सभी जो है 35 किलोमीटर के रेडियस में आते होंगे। तो ये जो होंगे रेस्क्यू स्टेशन, इसमें 15 नंबर का रेस्क्यू जो सेल्फ कॉन्टेक्ट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स 2 घंटे वाले होंगे वो एडिशनल में रखे जाएंगे। तो ये इसको इंस्ट्रक्टर के चार्ज में रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है रेस्क्यू रूम का आप स्टडी कर सकते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के संबंध में बताता है, कहता है। 97 का आप एक को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़े हैं फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स आपके सामने दिखाई दे रही है जो 98 नंबर का प्रश्न है, उसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है कि डैश डैश सेल इंश्योर द एयर डक्ट ऑफ ऑक्सिलरी फैन एंड केप्ट सफिशिएंटली एडवांस्ड टू इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो यहाँ पर वो पूछा जा रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एयर डक्ट ऑफ ऑक्सिलरी फैन को, ऑक्सिलरी फैन के एयर डक्ट को सुनिश्चित करने के लिए एंड केप्ट सफिशिएंटली एडवांस, पर्याप्त दूरी तक उसको बढ़ा
उठा करके मुंह को रखा जाए, इसकी ताकि एडिक्वेट वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? देखिए यहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सरदार, ओवरमैन दी हुई है, लेकिन इनकी ड्यूटी को आप पढ़िएगा तो ओवरमैन की ड्यूटी जो 5 सब रेगुलेशन में बताई गई है 47 रेगुलेशन का, उसमें कहा गया है कि इंश्योर दैट एयर क्रॉसिंग, स्टॉपिंग, डोर, ब्रेटिसेट्स एंड अदर वेंटिलेशन डिवाइसेस इज मेंटेन्ड इन गुड ऑर्डर। ये तो कहा है इंश्योर दैट वेंटिलेशन इज इफेक्टिव इन हिज डिस्ट्रिक्ट एंड व्हेन ब्रेटिसेस और एयर पाइप्स और डक्ट की बात आ गई आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर द वेंटिलेशन फॉर द वर्किंग प्लेस, he shall see that they are kept sufficiently advanced। यहाँ पर बात आ गई sufficiently advanced करने की जिम्मेदारी ओवरमैन की रहती है, so that adequate amount of air reaches every such working place, ताकि वर्किंग प्लेसेस तक हवा पर्याप्त मात्रा में पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप ओवरमैन ई को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 99 नंबर में कहता है, देखिए क्या, कि इफ देयर इज नो मैक्सिमम सब्सिडेंस ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर अगर मैक्सिमम सब्सिडेंस नहीं हो रही है, द कॉरेस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो उसके संगत जो रहेगी विड्थ ऑफ एक्सट्रैक्शन वो क्या रहेगी? तो इसके लिए जो सुपर क्रिटिकल एरिया, देखिए यहाँ पर क्रिटिकल एरिया के लिए सब्सिडेंस का जो ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है सब्सिडेंस वाली ग्राफ, इसमें आप देखिएगा सब्सिडेंस की जो ग्राफ दी हुई है ये क्रिटिकल एरिया के लिए है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर सब्सिडेंस के लिए देखिए ये थोड़ी कम हो गई है, और इसके लिए जो आप सुपर क्रिटिकल एरिया के लिए देखते हैं तो जो सब्सिडेंस है आपकी ये वाली ग्राफ, ये जो है सबसे अधिक हो गई है। तो मैक्सिमम सब्सिडेंस कहां पर होती है? सुपर क्रिटिकल एरिया में होती है, जबकि बीटा जो है एंगल ऑफ ड्रॉ है और अल्फा जो है एंगल ऑफ फ्रैक्चर है। एंगल ऑफ फ्रैक्चर हर समय कम रहती है, एंगल ऑफ ड्रॉ सबसे ज्यादा रहती है। एंगल ऑफ ड्रॉ की डेफिनेशन आप जान चुके हैं कि मैक्सिमम सब्सिडेंस पॉइंट जो सरफेस पर मिलती है एज, वहां का पॉइंट, और जो गोफ एज जहां पर आपकी बन रही है, जहां पर ब्रेक हो रहा है, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल से जो एंगल बनाती है वही जो है कहलाती है एंगल ऑफ ड्रॉ। और जो एंगल ऑफ फ्रैक्चर जहां सरफेस पर दिखाई देती है, उस फ्रैक्चर पॉइंट से लेकर जो गोफेज होती है वहां तक का जो पॉइंट मिलाने वाली होती है, वो वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ फ्रैक्चर कहलाती है। एंगल ऑफ फ्रैक्चर हर समय कम रहती है एंगल ऑफ ड्रॉ से। तो यहां पर सुपर क्रिटिकल एरिया में मैक्सिमम सब्सिडेंस हमको मिलती है। आंसर सी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये रही 100 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सीएमआर के अनुसार इन कनेक्शन विथ ब्लास्टिंग से संबंधित है कनेक्शन। मिस फायर मीन्स ए फेल्यूर टू इग्नाइट। मिस फायर का तात्पर्य क्या है? फेल्यूर टू इग्नाइट ए डिटोनेटर के इग्नाइट होने का फेल्यूर हो जाना। फेल्यूर टू एक्सप्लोड द इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल में एक्सप्लोसिव के इंटायर चार्ज का एक्सप्लोड का फेल्यूर होना, यही कहलाता है क्या? मिस फायर, जिसकी डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन में दी हुई है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 2 का जो जेडपी है। जेडपी में देखिएगा मिस फायर मीन्स द फेल्यूर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। तो ये आप लगा सकते हैं बी नंबर को टिक और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये रहा 101 का प्रश्न। क्या कहता है? ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग के दौरान एवरी मैटर शैल बी डिसाइडेड बाई। जो प्रत्येक मैटर होती है वो डिसाइडेड किसके द्वारा होती है? ए सेक्रेटरी, बी चेयरमैन, सी मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द बोर्ड मेंबर। तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स बोर्ड मेंबर से ही होती है, जिसके लिए आप रेगुलेशन 10 का 14 का ए बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, जिसमें आप 14 का ए जब पढ़िएगा, एवरी मैटर एट ए मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। आ गई आंसर आपकी, मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द सच मीटिंग। तो प्रेजेंट एट द सच मीटिंग में ये वाली कहा गया है डी नंबर को, प्रेजेंट एट द सच मीटिंग। तो आंसर डी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो वोट्स ऑफ द बोर्ड मेंबर से नहीं होगा, प्रेजेंट एट द मीटिंग वाली होगी। डी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 102 में क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर के रिपोर्ट के आधार पर द रीजनल इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन, रीजनल इंस्पेक्टर के ओपिनियन के अनुसार दैट एनी स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर, कोई भी स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर इनकम्पिटेंट अक्षम पाया जाता है या इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस अंडर एक्ट रेगुलेशन, एक्ट और रेगुलेशन के अंतर्गत वो नेग्लिजेंस के लिए गिल्टी पाया जाता है,
तो ही शैल ब्रिंग द मैटर टू दी नोटिस, इस न्यूज को, इस मैटर को किसके सामने लाना, नोटिस ऑफ डैश डैश ऑफ द सस्पेंस, तो फॉर द सस्पेंस, सस्पेंस के लिए, सस्पेंड करने के लिए किसके सामने नोटिस को लाया जाएगा। ये नंबर डीएमएस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, बी जो है डिप्टी डीजी के पास डिप्टी डायरेक्टर ऑफ जनरल सेफ्टी, सी डिप्टी जनरल डायरेक्टर ऑफ डीजी को जिसको बोलते हैं, डी जो है बोर्ड को, सी जो है नन ऑफ दिस को। तो जो माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 64 है उसमें आरआईएम और इंस्पेक्टर जो होते हैं वो पनिश्ड करते हैं जो स्टेच्यूट में दी गई है गिल्टी, जो स्टेच्यूट में दी गई है पनिशमेंट उसके तहत गिल्टी ऑफ पर्सन को। तो यहां पर उनको नोटिस नहीं देनी है किसी को, तो इसलिए नन ऑफ दिस को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 103 का प्रश्न पढ़ते हैं। नो पर्सन सेल एक्ट एज मैनेजर और एन ऑफिशियल और ए वाइंडिंग इंजन मैन इन ए माइन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर अनलेस ही ऑब्टेन्ड ए मेडिकल सर्टिफिकेट इन प्रीसीडिंग ईयर। कहता है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति को मैनेजर के तहत आपको नहीं अपॉइंट करनी है, या ऑफिशियल के तहत नहीं करनी है, या वाइंडिंग इंजन मैन के तहत नहीं करनी है, जो 60 साल बाद अपॉइंट आप उसको करना चाहते हैं, जब तक कि अनलेस ही ऑब्टेन्ड ए मेडिकल सर्टिफिकेट इन प्रीसीडिंग ईयर, जिसने पिछले प्रीसीडिंग ईयर में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं अटेंड किया है, वो कितना साल तक के लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है 6 मंथ, ऑप्शन बी 3 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 1 ईयर, ऑप्शन ई 3 मंथ। तो जनरली ये जो 29 बी कहता है, रूल नंबर 29 बी ऑफ माइंस रिस्क रूल 1955, उसमें प्रत्येक 5 साल में पीएमई किया हुआ होना चाहिए। 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस और डीजीएमएस के सर्कुलर के अनुसार 45 ईयर से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्रत्येक 3 साल में पीएमई करानी है, और 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, जो कि 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में दी गई थी, डीजीएमएस सर्कुलर में की गई है कि वो 1 साल से अधिक 1 साल के अंतर्गत पीएमई करानी है 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को। यहाँ पर मैं लिखा हूं एज पर 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस और डीजीएमएस रिलेवेंट सर्कुलर, आंसर यहाँ पर डी होगी 1 ईयर। 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति के लिए पीएमई का काम करने का होगा, तब तक उसको वाइंडिंग इंजन मैन या मैनेजर या फिर ऑफिसर के रूप में अपॉइंट आप नहीं कर सकते जो पिछले 1 साल के अंदर वो अपना पीएमई नहीं करवाया है। तो 104 में आप देखते हैं ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपल यूज फॉर, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपल क्या के लिए यूज किया जाता है, तो मेजरिंग ए ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स मेजरिंग के लिए नहीं किया जाता है, जी बढ़ गई है थोड़ा सा इसको हटा लेना है। एयर सैंपलिंग के लिए, तो एयर सैंपलिंग के लिए तो किया जाता है, एयर सैंपलिंग के लिए भी नहीं किया जाता है। सी नंबर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम एयर, तो डस्ट को रिमूव करने के लिए एयर से नहीं किया जाता है। वाटर सैंपलिंग के लिए नहीं किया जाता है। रेस्पिरेबल एयरबॉर्न डस्ट सैंपल के लिए किया जाता है, जिसके संबंध में 143 जो प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट कहता है उसका तीसरा सब रेगुलेशन कहता है, क्या कहता है, और डीजीएमएस के अप्रूवल नंबर जो दी गई है, जीएसआर दी गई है, उसके तहत कहा जाता है कि ये जो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर होगी, जो कि सीआईएम द्वारा जो अप्रूव्ड रहेगी, वो एयरबॉर्न डस्ट सैंपल के लिए ही जो है उपयोग में लाई जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग जो सब रेगुलेशन 3 है 143 का, उसको पढ़ लेते हैं। तो ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन सेल विद इन 3 मंथ के अंदर ऑफ द कमेंसिंग ऑफ इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन एट लिस्ट वंस इन एवरी मंथ, प्रत्येक महीने में एक बार, आफ्टर देयर आफ्टर ए व्हेनेवर द रीजनल इंस्पेक्टर सो रिक्वायर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कॉज इन द एयर ऑफ एयर एट एवरी वर्क प्लेस वेयर एयरबॉर्न डस्ट इज जनरेटेड इट टू बी सैंपल्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट देयरिन। तो एयरबॉर्न डस्ट सैंपल लेना है, और रेस्पिरेबल, जिसमें से रेस्पिरेबल डस्ट कितनी होगी, एयरबॉर्न डस्ट का सैंपल लेना है जिसमें रेस्पिरेबल डस्ट कितनी होगी, इसका जो है प्रत्येक महीने में एक बार। और जब रेगुलेशन लागू हुई थी 2018 में, तो उसके 3 महीने के अंदर बोला गया था, उसको अब देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अब कहा जा रहा है वो प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार जो अपने को एयरबॉर्न डस्ट होगी, उसके अंदर रेस्पिरेबल डस्ट कितनी होती है, वो हवा में उड़ने वाली डस्ट अलग है, रेस्पिरेबल डस्ट हमारे नाक मुंह से जो अंदर जाती है वो रेस्पिरेबल डस्ट कहलाती है, हवा में उड़ने वाली डस्ट के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो है प्रोवाइडेड सच मेजरमेंट सेल आल्सो बी मेड इमीडिएटली अपॉन कमेंसिंग
ऑफ एनी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ मशीनरी और अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्क मेथड। यदि आप अपने खदान में कोई नया प्लांट लगाते हैं, इक्विपमेंट लगाते हैं, मशीनें लगाते हैं, या कोई नई वर्क मेथड ऑफ वर्क इंट्रोड्यूस करते हैं, या अपॉन एनी अल्टरेशन देयर इन दैट बी लाइकली टू बी ब्रिंग आउट द सब्सटेंशियल चेंजेस, यदि कोई उसमें विशेष परिवर्तन करते हैं जिसमें सब्सटेंशियल चेंजेस होता है, तो एयरबर्न रेस्पिरेबल डस्ट आपको मेजर करना ही करना है, 1 महीना नहीं देखना है उस केस में। तो यहाँ पर ई नंबर को टिक लगाते हुए आप 143 का 3 के तहत आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब वो 105 में क्या कहता है, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लेवलिंग वर्क इज एन एरर विच इज, जो कर्वेचर होती है अर्थ की, उसकी लेवलिंग वर्क करते समय उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, तो उसका प्रभाव जो है सब्जेक्टिव पड़ता है, ध्यान रखिएगा, उसको घटाने का काम किया जाता है, क्योंकि एरर जो होती है वो एक जुड़ती जाती है। देखिए मैं क्या लिखा हूं गूगल से कट करके आपके सामने, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट ए लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो लेवल लाइन नहीं होती है, बिकॉज ऑफ विच द स्टाफ रीडिंग इज मोर देन एक्सपेक्टेड, जो स्टाफ रीडिंग होती है वो एक्सपेक्ट से ज्यादा हो जाती है। किसके लिए, जब कर्वेचर करेक्शन आप लोग करते हैं तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो लेवल लाइन नहीं रहती है अर्थ की, जिसके कारण स्टाफ रीडिंग जो है अधिक मिल जाती है, अपेक्षा से अधिक मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड द कर्वेचर करेक्शन, इसको कहते हैं कर्वेचर करेक्शन। अधिक मिल जाने के फलस्वरूप द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज टू इंक्रीज, तो इंक्रीज तो कर ही जाएगी, द स्टाफ रीडिंग दैट इज द एरर इज पॉजिटिव, एरर जो है पॉजिटिव होगी और करेक्शन जो होगा उसका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर करेक्शन जो होगी, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लेवलिंग वर्क इज एन एरर विच इज जो है द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लेवलिंग वर्क इज एन एरर, जो कि एरर जो होगी वो एडिटिव होगी, सॉरी यहां पर जो है एडिटिव होगा, इसको मैं सुधार दे रहा हूं, क्योंकि वो एडिटिव रहेगी तब करेक्शन जो होगी, करेक्शन अगर दिया रहता तो वो जो है नेगेटिव होती, करेक्शन जो दिया रहता तो वो जो है नेगेटिव रहती। तो इसको जो है आप ये जो है कर दीजिए, करेक्शन जब दी हुई रहती तब जो है वो सब्ट्रैक्टिव होती। यहां पर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लेवलिंग वर्क इज एन एरर विच इज एडिटिव होगा, एडिटिव ही होगा, जो आप यहां पर देखेंगे पॉजिटिव, एरर इज पॉजिटिव हो जाते हैं से एडिटिव हो जाता है। अब इसको स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूं, ये हो गई करंट स्लाइड बड़ा। अब ये आपने इस एक को आंसर कर चुका है फ्रेंड्स। अब आप आते हैं 6 में, 106 में क्या कहता है, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन प्लान, इसमें से कौन सा चीज नहीं जरूरत है प्लान में शो करना, टू बी सबमिटेड टू दी सीआईएम, जो कि आप सीएम के पास सबमिट करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग अंडर रेगुलेशन 150 जैसे ही आप नंबर लेते हैं याद आ जाता है प्रिकॉशन अगेंस्ट अंडरग्राउंड वाटर, तो या डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, तो डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इंडनेशन। तो रेगुलेशन 150 के तहत जो प्लान बनाई जाती है 3 के तहत, 150 का 3 के तहत सीएमआर जो 2017 में 150 का 3 क्या कहता है, आपको याद दिला दूं कि जब भी अनयूजुअल वाटर सीपेज दिखाई देती है और आप वाटर बियरिंग स्टाटा की ओर 60 मीटर के अंदर आपकी वर्किंग पहुंच जाती है, तो उसके आगे अगर आपकी वर्किंग फेज को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सीआईएम से परमिशन लेते हैं। उस परमिशन के साथ जो प्लान और सेक्शन सबमिट करते हैं उसमें क्या दिखानी चाहिए क्या नहीं दिखानी चाहिए उसको याद रखना है फ्रेंड। तो 150 का 4 में वो चीज दिया हुआ है, क्या दिखानी चाहिए क्या नहीं दिखानी चाहिए। एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू एक्सटेंड एनी वर्किंग रिफर टू एन सब रेगुलेशन 3, वही अनयूजुअल वाटर सीपेज के 60 मीटर के अंदर या वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर आपको वर्किंग चलानी है तो उसके लिए सीएम के परमिशन से आप आगे नहीं चला सकते हैं। और सेल बी अकम्पेंड बाय 2 कॉपीज ऑफ प्लान सेक्शन, उसके साथ 2 कॉपी प्लान और सेक्शन के सबमिट करते हैं, जिसमें ए नंबर में कहता है द आउटलाइन ऑफ ऑल सच डिसयूज्ड एबंडनेट वर्किंग, एबंडनेट वर्किंग जितनी है या आपके खदान में जो डिसयूज्ड वर्किंग है सभी का आउटलाइन दिखाना है। पहला चीज हो गया जिसके किसके रिलेशन में, जो वर्किंग अप्रोचिंग कर रहे हैं, जो वर्क फेस चला रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको दिखानी है कि इससे इतनी दूरी पर अनयूज्ड वर्किंग है, इससे इतनी दूरी पर एबंडनेट वर्किंग है, इससे मतलब कि फेस से। देन आल्सो द डेप्थ ऑफ दिस सच डिसयूज्ड एबंडनेट वर्किंग, जो डिसयूज्ड वर्किंग है आपके खदान में या एबंडनेट वर्किंग है उसका सरफेस से डेप्थ दिखानी है और फ्रॉम द सरफेस से डेप्थ दिखानी है। बी नंबर में यहाँ डेप्थ की बात किया, आउटलाइन की बात किया, 2 वर्ड आपको याद रखना है, आउटलाइन और डेप्थ यहां पर दिखानी है उस प्लान में। बी नंबर कहता है द आउटलाइन द लेआउट एंड द मेथड ऑफ द प्रोपोज्ड वर्किंग, जो आप पैनल डेवलप करिएगा फेस की ओर, वाटर लॉक्ड की ओर फेस को बढ़ाइएगा तो उसका जो है आउटलाइन दिखानी है, लेआउट दिखानी है और कौन सा मेथड से आप आगे बढ़ रहे हैं वो दिखानी है। विच परमिशन इज सॉर्ट, जो आप परमिशन में उसको सॉर्ट कर सकते हैं।
यहाँ सी नंबर में कहता है द फॉल्ट डाइक एंड अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कोई फॉल्ट है, डाइक्स है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन रिलेशन टू वर्किंग, जो फेस आप चला रहे हैं उसके रिलेशन में, जो स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए और एंड बी, जो ए और बी में स्पेसिफाइड है फेस, उसके तहत जो फॉल्ट और डाइक होंगे उसको जो है आपको दिखानी है फ्रेंड। तो ये चीज आपको दिखानी है। आप यहाँ पर ए नंबर में प्रोपोज लेआउट ऑफ वर्किंग कह सकते हैं, ऑप्शन ए होगी ही होगी। ऑप्शन बी कहता है क्या चीज, डेप्थ ऑफ वर्किंग फ्रॉम सरफेस, ये दिखानी है, आपने देख चुका है। पोजीशन एंड डेप्थ ऑफ गोफ्स इन एवरी सीम निगवारहुड, जो आसपास के गोफ होते हैं उसको भी दिखानी है, डेप्थ दिखानी है, पोजीशन दिखानी है गोफ की, ऑल फॉल्ट्स एंड अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दिखानी है, पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन, आदमी कितना नियोजित कर रहे हैं वो नहीं दिखानी है। तो आंसर ई को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि 150 का 4 आपको ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये पर्सन का संख्या नहीं दिखानी है। 107 नंबर में आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप सैंपल शैल नॉट बी लेस देन, स्ट्रिप सैंपल की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितना से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 100 mm, ऑप्शन बी 25 mm, ऑप्शन सी 50 mm, ऑप्शन डी 75 mm, ऑप्शन ई 60 mm। अब यहां पर आपको रेगुलेशन 145 आपको याद रखनी है 12 नंबर का, जिसमें कहता है 12 सब रेगुलेशन में आपको ध्यान में रखनी है। 145 क्या कहता है, चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, आपने डस्ट जो जनरेट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए जो आप 144 में करते हैं, मेजर्स लेते हैं 144 में, और जो परमिशन है, परमिसिबल लिमिट है डस्ट का, वो आप 143 में देखते हैं। उस परमिसिबल लिमिट के अंदर रखने के लिए 144 में आप उसकी सावधानी लेते हैं, और 145 में वो सावधानी पर्याप्त है कि नहीं उसको चेक करने के लिए 145 रेगुलेशन को पढ़ते हैं। 145 रेगुलेशन चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, इसमें कहता है 12 नंबर का, वेयर ए जोन इज ट्रीटेड विथ इनकम्बस्टिबल डस्ट, अगर जोन को आप इनकम्बस्टिबल डस्ट से ट्रीट कर रहे हैं, स्टोन डस्ट से ट्रीट कर रहे हैं, द सैंपल शैल बी कलेक्टेड बाय ए मेथड ऑफ स्ट्रिप सैंपलिंग, तो आपको जो सैंपल कलेक्ट करनी है स्टोन डस्ट से ट्रीट करने पर स्ट्रिप सैंपलिंग से करनी है, जो कि आपके प्रश्न में दी हुई है स्ट्रिप सैंपलिंग। The strip being as near as possible of equal width of not less than 10 सेंटीमीटर, तो जो नियर एज पॉसिबल जो डस्ट जनरेटिंग पॉइंट है वहां के नजदीक ही आपको वो स्ट्रिप सैंपलिंग लेनी है, जिसकी चौड़ाई जो होगी 10 सेंटीमीटर से कम नहीं, 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm। 100 mm मैं बता दूं कि उंगली पर आप देखिएगा तो जो ये पॉइंटर दिखाई दे रही है यहां से यहां तक लगभग ये जो है चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इतनी चौड़ी पट्टी, लकड़ी की पट्टी पर जो है आप स्ट्रिप सैंपलिंग करने का काम करते हैं, एंड एट यूनिफॉर्म इंटरवल, और वो यूनिफॉर्म इंटरवल होना चाहिए जो कि 5 मीटर। ये प्रश्न नहीं पूछे आपसे ये प्रश्न पूछ सकती है इस बार के एग्जामिनेशन में कि नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर, यानी एक स्ट्रिप को, एक पट्टी को आप अगर एक जगह रखते हैं तो दूसरा पट्टी 5 मीटर से अधिक नहीं होगी। 4 मीटर पर रखिए चल जाएगी, लेकिन दूसरी पट्टी जो होगी 5 मीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी, और वो 10 सेंटीमीटर चौड़ी वाली पट्टी होगी। तो ऑप्शन ए को आप टिक लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार और ये 11 नंबर से प्रश्न पूछा जा चुका था, उसको भी मैं पढ़ दे रहा हूं। Sample of dust shall be from roof, side, floor and shall be comprised dust collected to a depth not exceeding 5। यहाँ पर अगर स्पॉट सैंपलिंग लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो डस्ट की जो गहराई होगी वो रूफ साइड में 5 मिलीमीटर, देखिएगा मेरी कर्सर घूम रही है, 5 मिलीमीटर से नहीं है, रूफ साइड में लेते हैं तो, अगर फ्लोर में वही लेते हैं तो 10 मिलीमीटर होगी। इस पर भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर में क्या कहता है कि ऑटोमेटिक atmospheric conditions behind the isolation stopping except explosion proof stopping built for sealing of gope shall be ascertained once at least। तो यहां पर आप आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे का एरिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशन जानना चाहते हैं, जबकि आपने एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग एक्सेप्ट कर दिए हैं, मतलब कि उसको छोड़ करके बिल्ट फॉर सीलिंग ऑफ गोप को सील करने के लिए अगर आप उसको बनाए हैं तो उसको एटलीस्ट कितने दिन में एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, अंदर की कंडीशन को जांच करनी है। तो इस संबंध में प्रिकॉशन व्हेन गैस फायर एग्जिस्ट की जब बात करते हैं 142 रेगुलेशन का 3 नंबर जिसको पढ़ते हैं, जिसमें कहता है इन एवरी कोल सीम अरेंजमेंट शैल बी मेड वंस एटलीस्ट इन एवरी 30 डेज, 30 दिन में कम से कम एक बार, टू असर्टेन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिहाइंड द स्टॉपिंग। तो वो स्टॉपिंग करने के लिए जो है आप वो करते हैं फ्रेंड्स, तो वही जो है
तो ये जो है करने के लिए आप करते हैं और आप वो करके आप पूरा करते हैं। तो ये 108 नंबर का जो आप 30 डेज है सी नंबर, उसको पूरा करके आप कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। 109 नंबर में ए मेंबर ऑफ द बोर्ड अदर देन चेयरमैन शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज डैश डैश में फिक्स। तो ये जो मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिम्यूनरेशन मतलब कि जो कमाई होती है मिलती है वो कौन करता है, तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कमाई देती है। इस रेगुलेशन को पढ़ लीजिएगा 109 नंबर की। आप सी नंबर में इसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं 110 नंबर में, इन ऑर्डर बिकम एलिजिबल फॉर लीव विथ वेजेज। जो लीव विथ वेजेज प्रदान करते हैं पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड हैज पुट मिनिमम अटेंडेंस ऑफ। तो पिछले कैलेंडर ईयर में जिसने आधे से अधिक हाजिरी पूरी कर ली है अन्य दिवस 1 जनवरी के अलावा अन्य दिवस ज्वाइन करने पर, उसको आपको ईएल देनी पड़ती है। तो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 52 में एनुअल लीव विथ वेजेज कहा गया है। तो ये नंबर को टिक लगा के हाफ से अधिक होनी चाहिए, तो ये नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को देखा होगा, सीरीज को देख रहे होंगे, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर लिए होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नहीं कनेक्टेड है तो, ताकि आपकी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों के बीच में शेयर करने का काम कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।